Hello guys, welcome to JK Exam Cracker. I am Shubham Mahajan and I am your faculty for General Studies. सबसे पहला टॉपिक जो है मैंने शुरू किया था वो था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। उसमें मैंने जो है आपको बताया कैसे आर्टिकल 370 को जो है शेप क्यों दी गई। उससे पहले भी मैंने ये बताया कि क्यों हमारी जम्मू कश्मीर जो है स्टार्टिंग से ब्रिटिशर्स के पीरियड में भी जो है एक स्पेशल स्टेट थी। चाहे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे हमारे पास, बट फिर भी जो है हमारी एक स्पेशल स्टेट थी। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे देश का, और उसमें जो है पूरी तरह से आर्टिकल 370 डाला गया, जिससे हमें पूरी तरह से गारंटी दी गई कि J&K जो है इंटेग्रल पार्ट रहेगा पूरे इंडिया का। और उसी के साथ साथ जो है हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। फिर आगे हम चले, फिर 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनिशिएट किया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं तब रिमूव किए गए और कौन से नई सेक्शन जो है हमारे जम्मू कश्मीर की वर्किंग के लिए डाली गई। तो हमारा पूरा टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। अब आज जो है हम काम करेंगे MCQs के ऊपर। ये MCQs जो है पूरी तरह से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ही डील करेंगे। MCQs जो है इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो ना, जब तक आप किसी भी टॉपिक को लेकर उसके 10-15 अगर MCQs सॉल्व नहीं ना कर लो, तब तक आपको ये नहीं पता चलता है कि एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड कैसा होता है। हम जब तक किसी भी बुक को लेके अगर उसके MCQs अगर नहीं सॉल्व करें तो हमें किसी टॉपिक की अच्छी तरह से गारंटी नहीं होती कि ये टॉपिक जो है मैं अच्छी तरह से कर चुका हूँ इसको, तो अब मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो तभी मैं ये MCQs लेके आया हूँ, और इन MCQs को करने के बाद जो है मैं आपको पूरी तरह से श्योरिटी देता हूँ कि आपको गारंटी हो जाएगी कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे जो है आगे के कोई भी जो भी टॉपिक है उनके लिए अब जो है तैयारी करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हर किसी को पता है स्टेट सब्जेक्ट जो है हमारी स्टेट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। स्टेट सब्जेक्ट हमें गारंटी देता था कि जो जम्मू कश्मीर के हम पूरी तरह से नागरिक हैं, और ये इसी की वजह से जो है ड्यूल सिटीजनशिप का जो है कंसेप्ट हम फॉलो करते थे। आर्टिकल 35A के अंडर जो है स्टेट सब्जेक्ट का भी मेंशन किया हुआ है, और उसी से हमें ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन मिलती है कि जम्मू कश्मीर का जो नागरिक था वो पूरी तरह से जो है एक श्योरिटी उसको मिल जाती है कि इसकी जगह जो है कोई बाहर का पर्सन पूरी तरह से आके जो है नहीं खरीद सकता। अब जो स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है बड़ा 1947 का नहीं था, या जब आर्टिकल 35A या आर्टिकल 370 जब लाया गया तब का ये कंसेप्ट नहीं था, उससे भी पहले का था। ये महाराजा हरि सिंह जी ने इसको लाया था, और ये कंसेप्ट जो है ब्रिटिशर्स ने ही प्रपोज किया हुआ है। स्टेट सब्जेक्ट जो है हर प्रिंसी स्टेट का एक पार्ट होता था, वो उनके राजाओं के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि क्या ये इसको यहाँ पे लागू करें अपनी स्टेट में या नहीं करें। तो हमारी स्टेट में जो है हरि सिंह जी ने सोचा कि ये होना चाहिए लॉ, और स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है इन्होंने 1927 ईयर में जो है ये बिल जो है लागू किया, या स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है सबसे पहले आया। अब मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ कि जितने भी MCQs हैं उसके जितने भी आगे ऑप्शंस आएंगे ABCD करके जितने भी ऑप्शंस आएंगे, हर एक ऑप्शन की जो है अपनी वैल्यू एक होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको मैंने आंसर बता दिया, स्टेट सब्जेक्ट 1927 में लाया गया। अब बाकी के जो है 3 और ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आता है 1932 में क्या होता है, जब 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट लाया जाता है तो हरि सिंह जी ने कहा था कि पहले जो है कोई भी इंडियन अगर 10 साल के लिए हमारी स्टेट में अगर स्टे करता है, जब 10 साल उसके हो जाएंगे उसके बाद जो है वो हमारी स्टेट की नागरिकता लेने के लिए जो है पूरी तरह से उसको गारंटी मिल जाती है। तो 10 साल के स्टे का जो है कंसेप्ट लाया गया पहले 1927 में, जो 10 साल रहेगा। जैसे 1927 में अगर वो आया है तो 1937 के बाद अगर 1930A में अगर वो अप्लाई करता है स्टेट सब्जेक्ट के लिए तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता जो है मिल जाती है। बट 1932 में जो है ये ऑर्डर रिवोक कर दिया गया। ये ऑर्डर जो है पूरी तरह से क्वैश कर दिया गया कि स्टेट सब्जेक्ट जो है खाली जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ही मिलेगा, उसके अलावा और किसी को नहीं मिलेगा। तो 1932 के बारे में भी आप याद रखना कि क्यों ये इंपॉर्टेंट डेट है हमारी स्टेट के लिए। फिर बात आती है 1947। हर किसी को पता है 1947 में क्या होता है, हमारा देश जो है आज़ाद हो जाता है। ब्रिटिश डोमिनियन से हमें आज़ादी मिल जाती है और 2 सेपरेट डोमिनियंस बन जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। फिर बात करते हैं 1949 की। 1949 जो है इसके बारे में आपको मैं सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ कि क्यों ये डेट भी जो है ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन आता है
इसमें पूछा गया है कि आर्टिकल 370 जो है कब ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 370 जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जब साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह जी के अंडर, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन जी ने गारंटी दी थी कि जो हमारी JNK को जो है अलग स्टेटस जो है दिया जाएगा या स्पेशल स्टेटस का जो है दर्जा दिया जाएगा। उसी की वजह से आर्टिकल 370 को जो है पूरी तरह से बनाया गया। पार्ट बी में रखा गया था जहाँ पे प्रिंसली स्टेट रखी जाती है, उसी के साथ जो है पार्ट 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है सारी जितनी भी स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट्स हैं उनको रखा गया। बट उसमें भी जम्मू कश्मीर जो है अलग है। जम्मू कश्मीर इसलिए अलग है क्योंकि आर्टिकल 370 हमें अलग करता था उनसे। बाकी जितनी भी स्पेशल स्टेट्स जो हैं जैसे महाराष्ट्र होगी, आंध्र प्रदेश होगी, नागालैंड, मिज़ोरम, ये सब जो है आर्टिकल 371 के अंडर आती थी। तो आर्टिकल 370 जो है 17 अक्टूबर 1949 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डाला जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है। अब बात करते हैं बाकी डेट्स की। 17 नवंबर 1956 को जो है, जैसे अगर मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसमें मैंने बताया था कि 17 नवंबर 1956 को जो है हमारी JNK की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 17 अक्टूबर 1956 को ही जो है ये हमारा JNK का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एप्लीकेबल हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर में। ये 2 डेट्स होगी। इसके बाद करते हैं आगे बात 31 अक्टूबर 1951 की। इस दिन क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन हुआ था तो उसके 7th क्लॉज में लिखा गया था कि हमारा जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देगी। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेपरेट बनाई गई। 1951 में जो है इसके जनरल इलेक्शन हुए थे अगस्त सितंबर के पीरियड में, और इनकी जो 75 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुई थी, जो भी पर्सन चुने गए थे वो मेंबर्स ने जो है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है पार्ट बने वो। फिर 31 अक्टूबर को क्या होता है, इनकी सबसे पहली मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और इनको जो है एड्रेस करते हैं शेख अब्दुल्ला जी। तो 31 अक्टूबर के बारे में भी आपको पता चल गया। और 14 मई 1954 को क्या होता है इसका भी आपको पता होगा। इस समय क्या होता है, आर्टिकल 35A लिखा जाता है। आर्टिकल 35A जो है 14 मई 1954 को बना था। ये एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर था और इसी दिन से जो है हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ड्यू सिटीजनशिप का जो है कंसेप्ट दिया गया। चारों ऑप्शन हो गए और चारों में आपको जो है अलग अलग नॉलेज मिल गई। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रेसिडेंटल ऑर्डर ऑफ 2019। जैसे 1954 में प्रेसिडेंटल ऑर्डर निकाला गया था, उसमें 35A आर्टिकल लाया गया था, उसी तरह जो है 2019 का जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया, उस समय भी एक प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी ने जो है एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर निकाला था। तो उसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 367 था एक। आर्टिकल 367 कहता था कि जब भी आर्टिकल 370 तोड़ना होगा तो उसको जो है जब हमारी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है तोड़ सकेगी। बट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, वो डिज़ोल्व हो गई थी। तो उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कभी भी नहीं रही, बट ये कंसेप्ट जो है चलता रहा। इसी की वजह से जो है कभी डिले होता गया इंडियन जो आर्टिकल 370 को तोड़ने के लिए। तो फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, आर्टिकल 367 में ही जो है चेंजेस लाए। इसका आंसर भी ये है। तो इन्होंने आर्टिकल 367 में कुछ चेंजेस लाई या अमेंडमेंट की। तो जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसको ख़त्म कर दिया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है पूरी तरह से कंसेप्ट क्वैश कर दिया गया और उसकी जगह जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बनाई गई, फॉर्म की गई। ये जो है सब आर्टिकल 367 या प्रेसिडेंटल ऑर्डर के अंडर आता था। अब बात करते हैं बी पार्ट की। इस दिन चलो रिवोक आर्टिकल जो है 370 होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है इनिशिएट किया था। इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं था, उन्होंने जो है अपना फाइनल असेंट दिया था। तो कंप्लीटली प्रेसिडेंट ने जो है इसको रिवोक नहीं किया था। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 35A, इसको भी जो है इन्होंने रिवोक नहीं किया था, जबकि आर्टिकल 367 में इन्होंने चेंजेस लाई थी।
फिर आता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको बताया, आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 370 के अंडर जो है हमारी स्टेट में कभी भी लग नहीं सकती थी, तो आर्टिकल 370 हमें इस चीज़ से बचाता था। भगवान का शुक्र है हमारे इंडिया में कभी भी अभी तक आर्टिकल 360 जो है कभी नहीं लगी है, तो उस दिन भी जो है इन्होंने आर्टिकल 360 हमारे JNK में जो है इशू नहीं किया था। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। जब ये बिल इनिशिएट हुआ था राज्यसभा में, मैक्सिमम लोगों ने जो है इसके लिए सपोर्ट दिखाया था, बट हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लीडर्स थे, 2 ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे मेंबर ऑफ राज्यसभा के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिसेंटमेंट दिखाई थी अपनी, और उनके नाम जो है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। ये जो हैं दोनों राज्यसभा के उस समय मेंबर नहीं थे, उनकी जगह जो है गुलाम नबी आज़ाद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो। फिर आते हैं महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ये भी दोनों जो हैं राज्यसभा के मेंबर नहीं थे उस समय। बट थर्ड आते हैं नाज़िर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज़। अगर आपको याद होगा जब आप 2019 का जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल देख रहे थे, लाइव अगर देख रहे थे, तो वहाँ पे जो है एक लीडर ने इसके प्रोटेस्ट में हाउस के बाहर या पार्लियामेंट के बाहर जो है अपने कुर्ते वगैरह को फाड़ के जो है प्रोटेस्ट किया था, वो थे मीर मोहम्मद फयाज़। और उन्हीं के साथ जो है दूसरे लीडर जो थे नाज़िर अहमद लावे थे। इस क्वेश्चन का आंसर सी है। ये 2 पर्सन जो हैं दोनों PDP के पार्टी से थे। और 2015 में जो हैं ये दोनों राज्यसभा के मेंबर बने थे। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको अच्छी तरह से समझ आइए, फिर मेरे को नहीं लगता आपको स्क्रीनशॉट लेने की अब जो है ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आता है 5th क्वेश्चन। ये जो स्ट्रेंथ की है ना असेंबली की, हमारी जम्मू कश्मीर की जो भी असेंबली है, ये क्वेश्चन मेरा जो है बड़ा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा ट्रिकी है हम सब के लिए, और इतनी मैं श्योरिटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है क्वेश्चन इन्होंने पूछना ही पूछना एग्ज़ाम में। रीऑर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर अगर पूछेंगे ना स्ट्रेंथ के ऊपर, तो क्वेश्चन गारंटी आएगी, और बड़े ज़्यादा लोग जो हैं पजल होने वाले हैं इसके ऊपर। अब चलिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ क्यों। सबसे पहले क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जम्मू एंड कश्मीर की? इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सबसे पहले आता है 83, 84, 90 और 94। क्या आपको पता है कितनी स्ट्रेंथ है अभी जम्मू कश्मीर की असेंबली की? अगर 24 सीट्स को अगर हम निकाल दें जो वैकेंट है अभी POK वालों के लिए, तो कितनी अभी टोटल सीट्स हैं? जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था तो उन्होंने बोला था कि इतनी अभी सीट्स हैं, तो ये बढ़ा दी जाएंगी। कुछ पता है आपको? चलिए बात करते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली की जो अभी टोटल सीट जो है अभी 83 सीट्स हैं। ये क्वेश्चन भी जो है थोड़ा हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल इसीलिए है कि अगर जब आपका एग्जाम हो रहा होगा, अगर उस समय डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका होगा ना, तब जो सीटें होंगी तब हमारी 90 होंगी। बट अगर तब तक अगर डिलिमिटेशन नहीं हुई है, तो हम अभी तक जो है इस क्वेश्चन को आंसर जो है ए ही समझ के चलते हैं। समझते क्या, अभी गारंटी है कि इतनी ही है। 83 सीट्स हैं, जिसमें से 46 जो है कश्मीर वालों की है और 37 जो है जम्मू वालों की है। तो हमारे जब ये आर्टिकल 370 जब रिवोक हुआ था और रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था 2019 का, उन्होंने उसमें कहा था कि टोटल स्ट्रेंथ जो है अभी हमारे हाउस की जो होगी 107 होगी, जिसको एनहांस करके जो है 114 में जो है तब्दील कर दी जाएगी। एक चीज़ ये आ गई। अब इसमें से जो है अगर हम 24 सीट्स निकालें ना, तब जो है टोटल आ जाता है 83। जो टोटल स्ट्रेंथ जो है अभी हमारी ये है।
और जब इसमें अगर 7 सीटें जब ऐड हो जाती हैं फिर बन जाता है ये 114। और इसमें अगर 83 में अगर वो 7 सीट्स ऐड होती हैं फिर आता है 90 सीट्स। तो ये कुछ लोग जो है पजल हो जाएंगे, किसी को लगेगा कि 90 है, किसी को लगेगा कि 83 है। हो सकता है वहाँ पे इन्होंने 107 पूछा हो या 114 पूछा हो। अगर वहाँ पे 107 अगर एक ऑप्शन होगा तो दूसरा उन्होंने जो है 114 ही पूछा होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं देंगे वो। यहाँ तो 90 आ जाएगा या 94 और कोई भी वो जो है रेशो रख सकते हैं, न्यूमेरिकल रेशो कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे पजल करने के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है अभी जम्मू कश्मीर की असेंबली की, अगर हम 24 सीट्स निकाल दें पीओके वालों के लिए, तो टोटल स्ट्रेंथ है अभी 83। तो 90 जो है अगर जब एग्ज़ाम अगर आपका जब हो रहा होगा, अगर तब तक डीलिमिटेशन हो जाती है जम्मू कश्मीर की, 7 सीट्स जो है इन्होंने गारंटी दी है बढ़ाई जाएगी, तब जो टोटल स्ट्रेंथ जो है 90 सीट्स की हो जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि अब आपको जो है इसके ऊपर कभी प्रॉब्लम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर 6 क्वेश्चन आता है। इन्होंने इसमें पूछा है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फॉल अंडर विच मॉडल। पता है कुछ आपको? जब यूटी जम्मू कश्मीर की बनाई गई तो हमारे जब होम मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है इलेक्शंस भी होंगे, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे बने जाएंगे और उनके साथ साथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो है हम बनाएंगे। तो जो मॉडल जो है जिसको हम क्लोजली फॉलो करेंगे वो उसका आंसर आता है पुडुचेरी मॉडल। एक तो ये हो गया, और जो आर्टिकल पुडुचेरी मॉडल के साथ डील करता है वही हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी के साथ भी डील करता है। उस आर्टिकल का नाम है 239A। तो जो चंडीगढ़ मॉडल है वो लद्दाख फॉलो करेगा। तो दिल्ली मॉडल जो है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, जबकि दिल्ली में भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं, बट दिल्ली में जो है डिपार्टमेंट कुछ ज़्यादा दिए गए हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के मुकाबले। तो जो मॉडल को हम अभी फॉलो कर रहे हैं वो है पुडुचेरी मॉडल। 239A आर्टिकल इसके साथ डील करता है। और पुडुचेरी की तरह ही यहाँ पे भी इलेक्शंस होंगे, सीएम जो हैं रखे जाएंगे यहाँ पे, उन्हीं की तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, डिवीजन ऑफ पावर्स होगी एलजी और हमारे सीएम के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK यूटी। इसका आंसर आप सबको पता होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। अब जो है 5 ईयर्स हो गई है, बट पहले क्या होता था, पहले हमारी जो असेंबली की ड्यूरेशन होती थी 6 ईयर्स होती थी पूरे इंडिया में। चाहे वो हम पार्लियामेंट की, इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, अगर या स्टेट असेंबलीज़ की बात करें, वहाँ पे ड्यूरेशन जो है असेंबलीज़ की 5 ईयर्स होती थी, बट हमारे जम्मू कश्मीर में 6 ईयर्स होती थी। तो ये चीज़ जो है क्वैश हो चुकी है। अब जो ड्यूरेशन होगी हमारी स्टेट की असेंबली की वो 5 ईयर्स ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने इसमें पूछा है व्हाट पावर्स आर नाउ गिवन टू द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले जो है हमारे जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट थी, एक तो आपको पता ही है कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, जो है अभी हमने सेम रखी है। तो हर 6 महीने जम्मू के लिए जो है सेपरेट हाई कोर्ट है, कश्मीर के लिए सेपरेट हाई कोर्ट है। बट दरबार मूव के साथ जो है इनकी वर्किंग के ऊपर जो है लोड पड़ जाता था, वो अलग बात होगी। बट बात आती थी कि जो हमारी हाई कोर्ट थी ना जम्मू कश्मीर की, इसकी कुछ लिमिटेड पावर्स थी। अगर आपने आर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अगर पढ़ा होगा मेरी क्लास में, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो हमारी JNK की असेंबली थी, इनके ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट जो है लागू नहीं होता था, जिसकी वजह से जो है अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना सकते थे। तो वो कभी कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी लॉ हो सकता था, या उसमें हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होते थे। तो हाई कोर्ट जो है जो हमें इसकी गारंटी देती है कि अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, हम आपको गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेक्टर बन के आपके साथ खड़े रहेंगे। बट वो जो ताकत जो हाई कोर्ट के पास होती है वो छीन चुके थे उनसे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उनसे छीन चुकी थी आर्टिकल 370 की वजह से। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। पहला आता है कैन इशू रिट्स। पहले जो है हमारी हाई कोर्ट कोई भी रिट जो है हमारी स्टेट एजेंसी के ऊपर जो है कोई भी रिट नहीं लगा सकती थी।
तो अब से जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद से जो है हमारी हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी रिट जो है लगा सकती है। दूसरा आता है कि ये जो है हमारे गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स के, कोर्ट्स ऐसे भी हमारे गार्डियन होते हैं फंडामेंटल राइट के, ये चीज़ तो है ही है। थर्ड आता है कैन डिक्लेयर लॉस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट असेंबली ने कोई भी अगर लॉ बनाया तो हमारी स्टेट जनता जो है या ऑपोजिशन पार्टी जो है उनको लगता है कि ये लोगों के हित में नहीं है लॉ, तो वो अब जो है हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और हाई कोर्ट जो है अपना जजमेंट देगी या रिव्यू देगा, जुडिशियल रिव्यू देगा और उसमें बताएंगे कि क्या ये लॉ आगे से कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें जो है अब हाई कोर्ट इसके ऊपर काम कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तभी मैंने ये यहाँ पे ऐड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मुझे नहीं लगता इसके ऊपर भी कोई आपको प्रॉब्लम होगी। व्हाट वाज द बेस फॉर द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K। इन्होंने पूछा है कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका क्या बेस था, कि क्या इनका अपना ही मन कर गया था कि ये जो है हम आगे से अपने लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, या इनको कुछ ऐसा रिटन प्रूफ था या रिकॉर्ड था कि अब जो है हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। चलिए ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 3, डी ऑप्शन जो है। डी ऑप्शन क्या कहता है आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 जो है कहता है यूनियन गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है कि वो जो किसी भी स्टेट के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। छेड़छाड़ का मतलब यह है कि उसकी ऑल्टरेशन कर सकती है, दो प्रोविंसेस को तोड़ के जो है अलग अलग कर सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में बना सकती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी तरह से उसके ऊपर ऑटोनॉमी है। अगर उनको लगता है कि जो एक स्टेट जो है बहुत बड़ी है, जैसे जम्मू कश्मीर इनको लगा लद्दाख के साथ जो है बहुत बड़ा था, तो लद्दाख के साथ कुछ अनजस्टिस वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया। उनके पास पूरी तरह से ये पावर थी, तो आर्टिकल 3 जो है इसमें नहीं आएगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। आर्टिकल 370 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था ताकि जम्मू कश्मीर को कुछ प्रिविलेजेस दिए जाएं, बट इसमें आर्टिकल 370 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो स्टेट की है उसका कुछ भी मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A भी जो है एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर था। ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने लाया था ताकि जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट चल रहा था उसको और पावरफुल बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को ड्यूल सिटीजनशिप देने के लिए। तो ये भी आंसर नहीं है इसका। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की। इसका आंसर भी वैसे यही है। आपको अगर याद होगा जब मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, मैंने उसमें आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का जो क्लॉज 6 था उसमें लिखा गया था कि आगे से जो जम्मू कश्मीर की आवाम होगी वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि हम जम्मू कश्मीर का जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर जो है अलग रहेगा, बिल्कुल पूरी तरह से अलग रहेगा। चाहे वो इंडिया का पार्ट होगा बट फिर भी कुछ जो है स्पेशल बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, जिसके लिए आर्टिकल 370 भी बनाया गया और 35A भी बनाया गया। तो इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के क्लॉज 6 में यही लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करेगी, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो जनता जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है इसका राइट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी हमें बता दीजिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किस किस के बीच में साइन हुआ था और कौन सी डेट को साइन हुआ था। मैंने आपको ये टॉपिक में बताया हुआ है जब इसकी क्लास हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी टोटल। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसका भी आंसर जो है उसी की तरह जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था। पहले आता है 10% ऑफ 83। सबसे पहली बात, जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो टोटल 10% होगी, जितने भी वहाँ पे हाउस के मेंबर होंगे। अब क्वेश्चन आता है कितने मेंबर होंगे वहाँ पे। सबसे पहले आता है नन ऑफ द अबव, इसको अभी रहने देते हैं। फिर आता है 10% ऑफ 90, 10% ऑफ 83 और 10% ऑफ 107।
107 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें से जो 24 सीट्स जो हैं वो पीओके वालों के लिए हैं, और पीओके का कोई भी यहाँ पे पर्सन नहीं होगा, तो इनके जो पॉपुलेशन जो है यहाँ पे नहीं ऐड होगी इसकी सीट्स के लिए। अब बात करते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, आंसर वैसे दोनों ही हैं इनके, ए आंसर भी आ सकता है और बी आंसर भी आ सकता है, बट अभी के लिए जो है इसको ए ही मान के चल रहे हैं, अभी यही है। अगर इलेक्शन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन कभी भी होते हैं, कल होते हैं, परसों होते हैं, अगर डीलिमिटेशन का प्रोसेस नहीं हुआ होता है और 83 सीट्स के ऊपर ही अगर इलेक्शन होते हैं, तो इन्हीं की जो मेंबर्स होंगे, इनका जो 10% होगा वही पॉपुलेशन से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकाले जाएंगे। और अगर डीलिमिटेशन का प्रोसेस अगर हो जाता है और अगर 90 सीट्स बन जाती हैं, 7 सीटें उन्होंने बोला हुआ ना बढ़ानी है हमने, तो 83 से अगर 90 सीट्स हो जाती हैं, तो उसका जो 10% होगा ना, वो टोटल जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है स्ट्रेंथ बनाएगी। तो अभी के लिए जो इसका आंसर है 10%, ए आएगा 10% ऑफ 83। तो जब तक होप्स हो, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तब तक ये वाला प्रोसेस अभी नहीं होगा, चाहे इसके लिए बड़ी ज़्यादा अभी बातें चल रही हैं कि डीलिमिटेशन हो रही है या कुछ भी है। अगर हो जाती है तब इसका बी आंसर होगा, और अगर नहीं होती है तब जो आंसर होगा इसका ए होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या पूछा हुआ है, पावर टू लेजिस्लेट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट विल कम अंडर। पहले जो है कॉन्करेंट लिस्ट आर्टिकल 370 के पहले भी जो है स्टेट के पास ही होती थी, अभी भी जो है स्टेट के पास ही है। तो इसका आंसर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है। स्टेट लिस्ट के बारे में जो भी मैटर्स होंगे टोटल, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी टोटल मेंबर जो हैं, उसके लिए स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दी गई है कि आप इसके ऊपर जो है लॉ बना सकते हो। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी जो है वो पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर होगी, जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बाकी चीज़ें जो भी हैं हमारी स्टेट असेंबली के ऊपर होगी। तो एलजी के पास जो है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी, इसको आप नॉर्मल ये कह सकते हो आईएएस, आईपीएस, एसीबी वगैरह जो भी सब होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आएंगे। फिर आता है 12th क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टेट लॉज दैट आर नाउ रिपील्ड आर। 2019 का जब एक्ट आया था, उन्होंने क्या किया, स्टेट के कुछ ऐसे लॉज थे जिसको जो है पूरी तरह से रिपील कर दिया। जैसे स्टेट का हमारा अलग क्रिमिनल कोड था, वो आता था आरपीसी, हम जो है आरपीसी को फॉलो करते थे, रणवीर पैनल कोड, और आईपीसी, सीआरसीसी को जो है हम बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो नहीं करते थे। उसी तरह जो है स्टेट ने कुछ और अपने बेनिफिट के लिए लॉस बनाए थे जो पूरी तरह से जम्मू में ही चलते थे और पूरे जम्मू कश्मीर में ही चलते थे और पूरे इंडिया में नहीं चलते थे। और वो जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 156। तो इसका आंसर होगा 156। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। 108 और 1110 का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। जो 106 जो हैं, ये कुछ जो लॉज जो हैं अभी सेंटर के इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये 106 जो है ये सेक्शंस नहीं है, सेक्शन टोटल जो है 103 है, बट 106 जो है सेंट्रल लॉस अभी हमारे जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 156 स्टेट लॉस को रिपील कर दिया गया और 106 सेंट्रल लॉस को जो है ऐड किया गया। चलिए इसमें भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 बचते हैं अब। फिर आता है 13th क्वेश्चन। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 370। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल 370 जो है किसने बनाया था। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको बनाने का क्रेडिट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया जाता है। उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग जो है BR अम्बेडकर जी ने बनाई थी। फिर बात करते हैं आर्टिकल 370 की कि इसको जो है किसने ड्राफ्ट किया था, किसने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। अब कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे शेख अब्दुल्ला।
शेख अब्दुल्ला जी ने जो है आर्टिकल 370 के साथ कुछ भी काम नहीं किया था। इन्होंने जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया था और कुछ अपने व्यूज़ दिए थे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। इसका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं करण सिंह जी की। करण सिंह जो है पहले हमारे वज़ीर आज़म थे जम्मू कश्मीर के, जो ये पोस्ट बाद में क्वैश कर दी गई और ये गवर्नर की पोस्ट होगी। जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर आप कह सकते हो। या वज़ीर आज़म BR अम्बेडकर जी जो हैं, इनका भी कुछ 370 आर्टिकल के साथ लेना देना नहीं था, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है N गोपाल स्वामी अयंगर। अब ये नाम जो है हमारी स्टेट के लिए कुछ लोगों के लिए फैमिलियर नहीं है, और अगर आपको लगेगा भी ये नाम जो है मद्रास से रिलेट करता है या साउथ इंडिया से रिलेट करता है, बट फिर भी जो है इनको हमारी जम्मू कश्मीर का कार्यभार क्यों दिया गया। सबसे पहले बात आती है 1933 की। उस समय जो है ये जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पहले कोई भी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर सेंटर को लगता था तो वो हमारे यहाँ पे PM या प्रेसिडेंट जो है चेंज कर सकते थे। तो 1933 में यही हुआ। गोपाल स्वामी अयंगर जो है जम्मू कश्मीर के PM बने, और इनके बारे में कुछ और खासियतें ये थी। एक तो ये मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसके साथ साथ जो है ये पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लीडर ऑफ राज्यसभा भी आप कह सकते हो। देखा, JKSSB की तैयारी के साथ साथ जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पता चल रहा है। पहले लीडर थे ये राज्यसभा के, और उसी के साथ जो है पहले या दूसरे जो है ये रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, तो इनको जो है J&K के स्टेट मैटर के अंदर भी रखा गया था। जब जम्मू कश्मीर के बारे में जब बात चल रही थी कि इनके लिए जो है हमने अलग से एक लॉ बनाना है, 370 के बारे में जब बातें चल रही थी, तो इनका जो कार्यभार जो है इनको ही दिया हुआ था, क्योंकि 1933 में ये जो है PM भी रह चुके थे हमारे जम्मू कश्मीर के। तो इनको जब बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनको लगा कि इनको जो है जम्मू कश्मीर के बारे में जो है ज़्यादा नॉलेज है, तो इसको अच्छी तरह से ये जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है N गोपाल स्वामी अयंगर आएगा। तो उनके बारे में मैंने और भी चीज़ें बता दी, ये क्या क्या रह चुके हैं, इनका क्या क्या पोर्टफोलियो था। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है बाद में कभी भूल भी जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। राज्यसभा में ये बिल इनिशिएट हुआ था, तो आपको पता ही है कोई भी बिल अगर इनिशिएट होता है तो राज्यसभा में उसका जो ज़्यादा शेयरिंग नहीं होती है। राज्यसभा अगर उसको बिल को पास करे या ना करे कोई बॉदरेशन नहीं है। लोकसभा ने अगर उसको पास कर दिया तो कुछ केसेस में क्या होता है, वो बिल जो है पास माना जाता है। तो जब राज्यसभा में इनिशिएट हुआ, उसके बाद लोकसभा में ये रीडिंग गई, तो 6 अगस्त को लोकसभा ने इसको पास किया था। अगस्त 2019 को जो है लोकसभा में पास हुआ था। अब इसकी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस बिल को तोड़ने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था, उतने ही जो है मेंबर्स ने इसके लिए वोटिंग की थी। 370 मेंबर्स ने ही जो है इसके लिए वोटिंग की थी, या फेवर में जो है इसके लिए वोट किया था। और ये भी मैं बता दूं 70% जो हैं इसके अगेंस्ट थे।
और उस दिन जिस दिन लोकसभा की वोटिंग होनी थी उस दिन टोटल जो मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे वो थे 445 मेंबर्स। ये भी शायद आपको नहीं पता होगा। तीन चीज़ें होगी इसमें। सबसे पहले कि कितने वोट्स जो हैं इस बिल के फेवर में थे। तो जिस बिल को तोड़ना था, आर्टिकल 370 को तोड़ना था, उतने ही जो है इसके लिए वोट पड़े थे, 370 जो है इसके फेवर में थे। फिर 6 अगस्त 2019 को ये बिल पास हो गया लोकसभा से। 70 लोग इसके अगेंस्ट थे क्योंकि अपोजिशन तो हर जगह होती है। और उस दिन जिस दिन पोलिंग होनी थी उस दिन 445 टोटल मेंबर्स जो है वहाँ पे लोकसभा की सिटिंग में प्रेजेंट थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर विच सेक्शन। कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सेक्शन 37, सेक्शन 15, सेक्शन 47। ये सेक्शन जो है रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ 2019 के अंडर आते हैं। 103 टोटल सेक्शन है जिसमें स्टेट के बारे में जेके यूटी के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से जो है इसमें लॉस होंगे और कौन कौन से अब सेक्शन जो है इन पर्सनस के साथ डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 37 की। सेक्शन 37 जो है डील्स विद सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली। जितने भी असेंबली के मेंबर होंगे, चाहे 83 होंगे या 90 होंगे, उनके जो पे है उसके साथ सेक्शन 37 डील करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 जो है डील्स विद वुमेन रिप्रेजेंटेशन। टोटल जो है 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जब इलेक्शन होंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा, एलजी को अगर लगेगा कि यहाँ पे जो है वुमेन की जो है स्ट्रेंथ कम है, तो वो अपनी तरफ से उनको पूरी तरह से अथॉरिटी है कि जो 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव अपने हमारे असेंबली में जो है ऐड कर सकते हैं वो। तो सेक्शन 15 जो है इसके साथ डील करता है। फिर बात आती है सेक्शन 47। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। सेक्शन 47 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी के साथ डील करता है। आप सबको पता भी है कि हमारी अब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और इंग्लिश। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। हमारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे इनके अंडर ही आएंगे, लैंग्वेज के अंडर। तो नन ऑफ द अबव जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। ए सेक्शन के बारे में भी, ए क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शन के बारे में भी मैंने बता दिया कि ये किसके साथ डील करता है। बी के बारे में भी मैंने बता दिया कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में ये डील करता है कि जब एलजी को लगेगा कि यहाँ पे जो है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की नीड है तो वो अपनी मर्जी से जो 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ऐड कर सकता है। तो सेक्शन 47 आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो MCQs का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। इन MCQs के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो पूरा टॉपिक है, अब आपको कुछ हद तक जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो एक बार फिर से जो है आप टॉपिक उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ो। आपको PDF भी जो है हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें 103 जो सेक्शंस हैं उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल दिया गया है कि कौन सी सेक्शन किसके साथ डील करती है। और मैं एक अलग से टॉपिक क्लास भी लूँगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में मेंशन होगा। तो थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ बने रहिए।